गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूं भाई। मैं आज कैसे आ गया? अच्छा, आज कुछ गड़बड़ हुई है भाई। आज मैथ्स पढ़ेंगे यार। आज तो इस टाइम तो मैथ्स की क्लास होती है ना, तो आज मैथ्स पढ़ेंगे और क्या, सही बात है। हमें आती है मैथ्स 2 into 2। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेस्ट ऑर्गेनिक टीचर वेलकम बैक। अच्छा, अब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक कह रहा है कहाँ रहते हो सर, दिखते ही नहीं हो। अरे तो यार कैमरे के सामने नहीं रहते हैं, कैमरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं, किसी और कैमरे के सामने रहते हैं। हाँ, मेरी मैथ्स वीक थी यार, मैं इसलिए तुम्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, वैसे मैथ्स वीक नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों से मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। इसी वजह से मैथ्स अब कमजोर हो गई है। लेकिन जब आईटी की तैयारी की थी तब तो मैथ्स थोड़ी बहुत आती होगी ना यार। एक बच्चा कह रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा दो। देखो, दो लाइंस को जब पेयर कर देते हैं तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास समझने की बात है, तुम्हें आती होगी ये बात। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं बिल्कुल मस्त हूं। ठीक है। मैथ्स वाले सर कहीं नहीं गए यार, उनकी अगली वाली क्लास हो जाएगी। कुछ क्लास क्लैश हो गई थी किसी वजह से, एक दूसरे बैच में किसी वजह से अचानक क्लास लगी थी, तो उनकी ये वाली क्लास क्लैश हो रही थी। और मेरी अभी लगातार दो क्लास हो चुकी थी, ये तीसरी में लगातार मैं घुस गया। मैं भी खुद चाह रहा था थोड़ा सा रेस्ट करना, लेकिन वो कुछ क्लैश इस तरह का हो गया कि मजा नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा ठीक है, ये वाली मैं ले लेता हूं, अगली वाली क्लास जो है वो सर ले लेंगे। तो तुम्हारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैथ्स की क्लास हो जाएगी, जो अभी 145 से होती है शायद, तो वो मैथ्स की क्लास हो जाएगी। तो पहले वो मेरी क्लास थी, लेकिन वो कुछ इंटरचेंज हुआ है किसी वजह से, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। हाँ, आज काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। चलो फटाफट पढ़ाई करते हैं यार आगे। आज एक दो दो तीन क्लास के अंदर, दो क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म करना है। बहुत सीधा सीधा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लिया था, और ये भी बताया गया था कि टेस्ट का सिलेबस बेटा देखो, वो गैशियस स्टेट के मैंने ओम से भी बात की थी, तो ओम पांडे सर ये कह रहे थे कि उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया है। तो मेरा सजेशन ये था कि पीरियोडिक में, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलता जितना मुझे, हालांकि सर को ज्यादा आइडिया है, सर से भी मेरी बात हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट को समझना। मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उसमें जगह जगह तो ड्रामेबाजी होती। तो मैंने उनसे यही बोला है कि वो जो टेस्ट लेंगे उसमें अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से 15 सवाल सर दे देंगे अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, और 10 सवाल मैं गैशियस स्टेट के डाल दूंगा। तो 10 मेरे होंगे और 15 सवाल सर के होंगे, तो कुल मिला के गैस और पीरियोडिक का एक 25 सवालों का एक बढ़िया टेस्ट बन जाएगा। तो टेस्ट का सिलेबस यही है, हम 10 सवाल गैशियस स्टेट के प्लस 15 सवाल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, ये टेस्ट का सिलेबस रखने की सोच रहे हैं। अब तुम अगर चाहते हो कुछ और चेंज करना तो कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये ठीक रहेगा यार। फिर जो अगला टेस्ट लेगा वो थोड़ा और मिला जुला के कर लेंगे, तो ये सही रहेगा। कि मैं चाह रहा हूं पीरियोडिक, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था पीरियोडिक के ही 25 सवाल आ जाएं, क्योंकि पीरियोडिक में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जगह जगह जो है झंझटबाजी आती, आप सारी चीजें क्लास में ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ाई जा सकती हैं, तो उसमें जगह जगह झंझटबाजी आती है कि सर ये ऊपर निकल गया, सर इसको नीचे आना चाहिए था, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नीचे गिर गई, उसकी ऊपर उड़ गई, सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, यहां घट रही, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी है। तो उसमें ऑब्वियस है कि थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। तो मेरा हिसाब से मैं 15 सवाल सर से बुलवा लूंगा, ले लूंगा, और 10 सवाल मैं ले लूंगा, कुल मिला के 25 सवालों का टेस्ट हो जाएगा, है ना। ये ठीक रहेगा। उससे फायदा ये कि थोड़ा सा ये पीरियोडिक वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहो यार। अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो अगर आईआईटी लेवल की बात करें तो आपको ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा तो आगे के चैप्टर में मजा आएगा तुम्हें। जैसे बॉन्डिंग होगा, सर बॉन्डिंग करा रहे हैं, वो भी अच्छी समझ में आएगी। जब तुम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे वो भी समझ में आएगी। इनफैक्ट वो चीजें अगर मजबूत हो जाए पीरियोडिक की, तो आगे बड़ी मदद मिल जाती। और मैं तो ये देख रहा हूं कि सवाल बड़े सीधे सीधे से आ जाते हैं, ज्यादा झंझट नहीं होता उसमें। तो आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो हम यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में तुम्हें याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर भी दिया था, और उस केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सिर्फ थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती क्या। हम अपने इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हमारे इक्विलिब्रियम का मतलब मैं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर रिएक्शन चल रही है लेकिन दिख नहीं रही है। दैट इज डायनेमिक, यानी रिएक्शन आगे पीछे जा रही, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट वो
नहीं नितेश, आज ही मेरी क्लास है इस टाइम, सेकंड वाली। कल हो सकता है टाइम टेबल वैसे ही रहेगा जैसे था, लेकिन आज किसी वजह से टाइम टेबल चेंज हुआ है। अब तुम लोगों को आधा घंटा तो यही समझाने में निकल जाएगा कि आज क्यों होगी, कल क्या होगी। अरे चुपचाप जो आया मास्टर पढ़ो, खत्म करो बात को, ठीक है? अब पढ़ाने दो यार। अब हाँ भैया, हैप्पी नवरात्रि। ये हैप्पी सारी चीजें जितनी हैप्पी अब आने वाली हैं और जितनी हैप्पी हो चुकी हैं, इस साल की सारी चीजें हैप्पी जो है वो अगले साल मनाई जाएंगी। अगर अगले साल आईआईटी में अच्छा सिलेक्शन हो गया तो सब हैप्पी है, नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाए। इसलिए ये हैप्पी हैप्पी छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, समझो बात को। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, सिर्फ पीरियोडिक और गैसियस ही आएगा बेटा, ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बताया है आपको कि इसके अंदर जो है आप रिएक्शन लिखते हैं और आपको ये पता चलता है कि शुरू में जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत सारे लिए गए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेता हूं। शुरू में आपने रिएक्टेंट्स बहुत सारे लिए, यानी मान लीजिए आपने लिया ए गैस, प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस प्लस डी गैस। ये एक इक्विलिब्रियम। तो हो क्या रहा है, शुरू में आपने ए और बी लिया। यार एक सेकंड, जरा इसको जरा इसका पॉइंट कम कर दूं, एक सेकंड। यार वो मैं इसको सही करने गया था लेकिन ये सही नहीं हो रहा है अभी, ठीक? तो बहरहाल तो ये कह रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए ए और बी, ठीक? ये जो ए और बी हैं ये डब्बे के अंदर डाल दिए गए और क्योंकि गैसेस हैं तो ढक्कन बंद कर दिया गया, ठीक? अब ये ए और बी आपस में खेलना शुरू कर देंगे। तो जब ए और बी आपस में खेलेंगे तो सी और डी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में सर सी और डी तो है नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड तो आ ही नहीं सकती। यानी यह कंफर्म है कि शुरू में ए और बी का अमाउंट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चल रही थी, और सी और डी का अमाउंट जीरो था, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जीरो था। यानी शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम था और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जीरो था। अब जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी वैसे वैसे ए और बी का अमाउंट कम होता चला जाएगा और सी और डी का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ए और बी का अमाउंट कम होता चला जा रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी कम होता चला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्ट बनने लग गए तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ना स्टार्ट कर देगा। यानी शुरू में सीन ये था कि फॉरवर्ड का रेट मैक्सिमम है, बैकवर्ड का रेट जीरो है। फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड का रेट कम होता चला जाएगा और बैकवर्ड का रेट बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, और जिस टाइम पर ये दोनों रेट्स बराबर होंगे वो टाइम इक्विलिब्रियम का टाइम होगा, और उस टाइम पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। रिएक्शन हो रही होगी, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जिस स्पीड से वो सामने जा रही है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड लौट के आ रही। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें रेट्स दोनों रिएक्शंस के, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस के रेट सेम होंगे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगी इन चारों लोगों की वो उस इक्विलिब्रियम के टाइम पर कांस्टेंट हो चुकी होंगी, क्योंकि जितना वो आगे जाएगा उतना पीछे आ जाएगा, जितना वो आगे जाएगा उतना पीछे आ जाएगा। यानी एबीसीडी की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी। यानी इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो क्या है कि पहली बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशंस
of all the species will be constant. ये कंडीशन, यानी रेट्स को बराबर होना है और कॉन्सेंट्रेशंस को कांस्टेंट होना है. दिस इज इक्विलिब्रियम सिचुएशन. ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी. अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर कोई इक्विलिब्रियम बन चुका है तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है. तो मैंने कहा देखिए ऐसा, अगर आपने कोई इक्विलिब्रियम लिख दिया, जैसे मैंने आपके सामने ये इक्विलिब्रियम लिखा, तो अब आप ये बताइए कि इनके रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप. तो बड़ा आसान है यार, मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिख दिया, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिख दिया. जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा उसका रेट कांस्टेंट केएफ होगा, और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा उसका रेट कांस्टेंट के भी होगा. यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो निकल के आएगा वो आएगा सम कांस्टेंट केएफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद द स्टोइचियोमेट्रिक पावर्स. और जहां तक पावर है, अगर मान लीजिए यहां 2 लगा देते हैं, तो जो पावर है वो समझ में आ रहा है, दिस इज ए बी स्क्वायर. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए बी की कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेंगी, और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो निकल के आएगा वो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, it is directly proportional to Kb into concentration of the products and that is CD. यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो CD होंगे, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो AB होंगे. तो अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो AB स्क्वायर से निकाला जाएगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो CD से निकाला जाएगा. होगा ये कि शुरू, अब तुम देखो इसको देख के समझ में आ रहा है, एट T is equal to 0 CD will be 0, and if CD are 0 the backward rate is 0. And at T is equal to 0, AB will be maximum, and if AB is maximum, the rate of forward reaction will be maximum. यानी T is equal to 0 पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जा बड़ा तगड़ा होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 होगा. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा AB का अमाउंट कम होता चला जाएगा और CD का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा. AB के अमाउंट कम होने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता चला जाएगा, और CD के अमाउंट बढ़ने से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा. एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा निकल के आएगा जब ये दोनों रेट्स आपस में बराबर होंगे. शहजाद हुसैन बिल्कुल सही कह रहे हो. यहां पर इक्विलिब्रियम के अंदर ये एक अजम्पशन है मेरा कि इस रिएक्शन का फॉरवर्ड स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप है और बैकवर्ड स्टेप भी एक एलिमेंट्री स्टेप है. इसलिए कहा जाता है, और ऐसा होना जरूरी नहीं, और इसलिए कहा जाता है कि इस तरह से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू से अलग भी निकल के आ सकते हैं, क्योंकि आपने अजम्पशन ले लिया है कि भाई ये स्टेप ए बी से सी डी का बनना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है और सी डी से ए बी का बनना भी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है. आपका यह अजम्पशन ही इस इक्विलिब्रियम के चैप्टर को आगे बढ़ाता है, जो कि मेरा सिर्फ एक अजम्पशन है. अज्यूमिंग द फॉरवर्ड स्टेप इज सिंगल स्टेप and the backward step is also a single step. So both the reactions are elementary reactions. यानी मैंने यह अज्यूम कर लिया है कि AB से CD का बनना एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और CD से बनना AB का भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और यह मानकर मैंने इनके स्टोइचियोमेट्रिक पावर्स को इनके ऊपर चढ़ाकर मस्त रेट लॉस तैयार कर लिए. और ये जो रेट लॉस बने हैं, ये रेट लॉस ये कहते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पर फॉरवर्ड रेट मैक्सिमम होगा, बैकवर्ड रेट 0 होगा, और वक्त के गुजरने से ये रेट घटता जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों रेट्स आपस में बराबर होंगे, और जिस टाइम पर ये दोनों रेट्स आपस में बराबर होंगे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और CD स्क्वायर नहीं होगा. प्रियांशु CD स्क्वायर कैसे होगा बेटा? यहां D के आगे तो 2 लगाया ही नहीं मैंने, अगर आप यहां भी 2 लगाते हैं तो यहां स्क्वायर आ जाएगा. समझ रहे हो ना बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये है हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट. अब आते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर. क्या कहती है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन? सर ये दोनों रेट्स बराबर होने चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, दोनों रेट को बराबर कर दो. तो अगर मैं इन दोनों रेट्स को बराबर करूंगा तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन निकल के आएगी, और वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये कहती है जब आप दोनों रेट्स को बराबर करेंगे तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये कहेगी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to rate of backward reaction. और अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर होंगे तो उसकी सिचुएशन क्या बनेगी? सर वो बनेगी KF इंटू AB स्क्वायर, दिस इज फॉरवर्ड रेट, इज इक्वल टू KB इंटू CD.
और अगर मैं के एफ और के बी को एक साथ ले आया तो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू सी डी बाई ए बी स्क्वायर, और इस के एफ बाई के बी को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाए। यानी मैं आज की क्लास में सबसे पहली बात तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट्स को डिवाइड करके निकाला जा सकता है। यह आज की क्लास का पहला पॉइंट है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के एफ बाय के बी, वेयर छोटा के एफ एंड छोटा के बी दे आर रेट कांस्टेंट्स, दे आर नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा के होता है, छोटा के रेट कांस्टेंट होते हैं। यानी यह चीज क्लियर हो गई कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप बड़ा के कहते हैं, इट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स को डिवाइड करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। y2 इन फ्रंट ऑफ b, क्योंकि b का स्क्वायर आएगा ना बेटा। इससे पहले जो आपने इक्वेशन लिखी है, आप उस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में b के आगे 2 लिखा हुआ है। यानी जो भी उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो आपको इनकी कॉन्सेंट्रेशन के पावर में चढ़ाना पड़ेगा। यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने का तरीका, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे अगर a के आगे भी 2 होता तो a के आगे स्क्वायर लगा देता, a के आगे 3 होता तो यहां 3 लगा देता, c के आगे 2 होता तो c के आगे 2 लगा देता। यानी जो भी उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो आपको पावर में चढ़ाने पड़ते हैं। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ये? अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये बताइए कि ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स को पता कर लूं तो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट्स को यूज करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब वो ये कह रहा है कि यार ये बताइए, ये जो आपने सी डी और ए बी लिखे हैं ये क्या है? तो मैंने कहा दे आर दी कॉन्सेंट्रेशंस। वो कह रहा है किन की कॉन्सेंट्रेशंस? तो मैंने कहा ये उन लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस हैं जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंसंट्रेशन समय के साथ बदलती। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सब लोग इस बात को ध्यान देना। ये जो सीडी और एबी हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशंस वक्त के साथ बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है सर? क्योंकि ये गैसेस है ना सर, गैसेस के मोल्स धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे। जब मोल्स चेंज होते रहेंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन सारे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और जिस टाइम पर वो कांस्टेंट हो जाएगी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बताइए, ये जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम लिखा है, क्या मैं इसको ये मान सकता हूं कि इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखे गए हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं? हमने कहा सर सी डी ए बी गैसेस है और गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का वो तरीका जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हो, और वो भी उन लोगों की जो बदलते रहते हैं, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी का नाम दिया जाता है। यानी आज मैं इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी लिख रहा हूं। सो दिस केसी इज सी डी बाय ए बी स्क्वायर। यानी मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, इसको सब लोग बहुत ध्यान से देखना। लिक्विड विक्विड की बात मत करो, अभी मैं सारी बातें करता हूं। मैंने जो अभी इक्वेशन लिखी है वो ये इक्वेशन लिखी, मेरी अभी की इक्वेशन ये, दे ऑल आर गैसेस। अगर ये सारे गैसेस हैं तो दे शो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस। व्हाई? बिकॉज गैसेस रिएक्ट करेंगी, इनके मोल्स बदलते रहेंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस बदलती रहेंगी, क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशंस मोल्स बाय वॉल्यूम से निकाली जाती। किसी भी कंसेंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम से निकाली जाती। मोल्स बदलते रहेंगे, डब्बे का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बदलने वाला आदमी है, आप कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन शो करने वाले आदमी नहीं। यानी अगर किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते वक्त आपको यह दिख गया कि आपने राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखे हैं और उन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखे हैं जिसमें वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस के लोग इन्वॉल्व है, तो आप उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आपने के इक्विलिब्रियम बोला है, आज से आप उसी के इक्विलिब्रियम को केसी का नाम दे दीजिएगा। यानी केसी किसी भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने वाला वो कांस्टेंट है जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स दिखाई देते हैं, वो भी उन लोगों की जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं।
यहां तक समझ में, मैं और डिटेल में भी जाऊंगा, तुम लोग एक एक करके बात समझते जाना, ठीक। यानी उसने क्या कहा कि उसने कहा भाई ऐसा है, मेरे पास एक इक्विलिब्रियम था, आपने उस इक्विलिब्रियम का के इक्विलिब्रियम डिफाइन किया और उस के इक्विलिब्रियम को आपने केसी बोल दिया, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स है, और वो भी उन लोगों की जो वेरिएबल। मैंने कहा फिर इसका थोड़ा और डिटेल में समझाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर वेरिएबल ना होते तो क्या होता। तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, अब जरा समझना, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं लेता हूं ए गैस प्लस बी सॉलिड, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, इज इन इक्विलिब्रियम विद सी सॉलिड प्लस डी गैस। वो कह रहा है जरा सर इसके बारे में बताइए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, केसी क्या होगा वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है अभी लिख देते हैं। अभी आदित्य एक सेकंड रुको, अभी समझ में आएगा भाई। यानी कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है ये बताइए व्हाट इज के इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा के इक्विलिब्रियम में तो सब कुछ आता, सब लिख दो, जैसे अभी लिखा था, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, ए के आगे 2 लगा है तो पावर में चला जाएगा, ये आ गया आपका के इक्विलिब्रियम। मैंने के इक्विलिब्रियम तैयार कर लिया। वो कह रहा सर ये बताइए क्या ये केसी है। मैंने कहा नहीं नहीं रुको रुको, केसी ये तब है जब इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं। सर हैं, सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स ही तो हैं, लेकिन उनके जो वेरिएबल होते हैं। मैंने कहा अच्छा सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर ये जो सॉलिड है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स आपने यहां यूज किए हैं, सर ये यहां अगर हैं तो फिर ये केसी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्यों सर, क्योंकि ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स नहीं। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, क्या सॉलिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। करता है सर। क्या सॉलिड रिएक्शन में खर्च नहीं होता है। होता है सर। क्या सॉलिड बनता नहीं है। सर बनता है सर। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन बदलनी चाहिए ना, क्योंकि उसके मोल्स बदल रहे हैं। नहीं सर, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रह सकती है। अगर सॉलिड का अमाउंट कम ज्यादा हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कैसे हो सकती। तो मैंने कहा भाई जरा एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। अब जरा सब लोग अकल लगाना जरा। ये सॉलिड, इस सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका मास डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये चलिए बात करते हैं। यानी अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो मैं ऐसे ही मान रहा हूं कि वेट ऑफ सॉलिड मान लीजिए W1 है, मॉलिक्यूलर वेट उसका M है, और डेंसिटी उस सॉलिड की D। अब जरा मुझे सोच के बताओ, सॉलिड की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करता हूं तो वो मोल्स बाय वॉल्यूम से निकल के आएगी। मोल्स कितने होंगे सर, जिस टाइम पर आपने सॉलिड का वेट W1 लिया है उसके मोल्स होंगे W1 बाय M। उसकी डेंसिटी और उसके वेट को यूज करके आप सर उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और उसका वॉल्यूम होगा W1 बाई D। आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये D बाई M आएगा। उसने कहा ठीक है आने दीजिए ना, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन D बाई M आ रही है तो क्या होता है, अब सॉलिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सर उसका वेट W से घटकर कुछ और हो जाएगा। चलिए कुछ और कर लेते हैं, और कुछ आगे आगे बात कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि सर सॉलिड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसका अमाउंट कम होता जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है उसका अमाउंट कम कर देते हैं। अब मान लीजिए उसका अमाउंट घटकर W1 से W1 बाई 3 हो गया। अब अगर उसका अमाउंट W1 बाई 3 हो गया तो वेट ऑफ सॉलिड वो हो गया W1 बाई 3। अब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी जरा बताओ, मोल्स बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मोल्स होंगे W1 बाई 3 डिवाइडेड बाय M, और उसका वॉल्यूम होगा W1 बाई 3 डिवाइडेड बाय D, और इस बार वो फिर सॉल्व करके D बाय M आएगा। आप देख लीजिए, यानी शुरू में भी W1 कैंसिल हुआ, आंसर D बाय M आया। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका अमाउंट कम होता चला जाएगा, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर D बाय M आएगी। यानी सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स के लिए यह बात बोली जाती है, प्योर लिक्विड, सोल्यूशन नहीं, प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूं। प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए यह बात बोली जाती है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती नहीं है। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो रिएक्शन में खर्च होते हैं, वो रिएक्शन में बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट बनी रहती है। और अगर ऐसा है तो सर यह बताइए, ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट के सामने वो लोग क्या कर रहे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। मैंने कहा वो कौन से दो लोग हैं, वो कह रहा है वो दो लोग
ये लोग हैं सर, एक सी है और एक बी है, ये यहां क्या कर रहा है, आप इन दोनों को उठाकर के इक्विलिब्रियम के साथ ले आइए। मैं इन दोनों को उठाकर के इक्विलिब्रियम के साथ ले लेता हूं। दिस इज के इक्विलिब्रियम इनटू बी डिवाइडेड बाय सी विच इज इक्वल टू डी बाय ए स्क्वायर। सर मैं भी कांस्टेंट हूं, आप दोनों भी कांस्टेंट हैं, क्यों ना हम मिलकर एक नया कांस्टेंट डिफाइन करें। नाउ दिस इज केसी, समझो बात। यानी केसी को जब भी लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे, और उसमें सिर्फ किन लोगों के टर्म्स लिखोगे, सिर्फ वो लोग जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं, दैट इज गैसेस एंड सॉल्यूशंस। ना सॉलिड कभी केसी के एक्सप्रेशन में आएगा, ना कभी प्योर लिक्विड केसी के एक्सप्रेशन में आएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर आप सबसे पहले सबसे पहले के इक्विलिब्रियम लिख दिया, समझाने के लिए बोलो, के इक्विलिब्रियम लिख दिया, के इक्विलिब्रियम में सब डाल दो। सब डालने के बाद आप ढूंढ लो कौन कौन से फर्जी लोग हैं। सर वो सॉलिड और प्योर लिक्विड को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको के इक्विलिब्रियम के साथ इकट्ठा कर देते हैं, और के इक्विलिब्रियम के साथ इकट्ठा करके ये सारे कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे जिसको आप केसी कहेंगे। और इस केसी के एक्सप्रेशन में सर सिर्फ वो लोग आएंगे जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं, और वो सॉलिड या लिक्विड केसी के एक्सप्रेशन में कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सर वो दोनों तो केसी के अंदर आ चुके हैं, वो दोनों तो मिलकर ही केसी बनाते हैं। यानी केसी का जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसमें सिर्फ आपको गैसेस दिखेंगी, आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दिखेंगे, आपको सॉलिड नहीं दिखेगा, आपको लिक्विड नहीं दिखेगा, प्योर। कुछ समझ पा रहे हो सब लोग? कैटलिस्ट वगैरह की कोई बात ही नहीं हो रही यार अभी। प्रताप यार इधर उधर की बातें मत करो। समझो इस बात, बहुत सीधी बात कर रहे हैं। मैं अभी और एग्जांपल ले लेता हूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर के इक्विलिब्रियम है और केसी क्या है, क्या फंडा? कुछ नहीं, वही के इक्विलिब्रियम केसी के नाम से तब जाना जाता है जब उस के इक्विलिब्रियम के अंदर सारे कांस्टेंट टर्म इकट्ठे हो जाते हैं, तो वही के इक्विलिब्रियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केसी। इसका मतलब जब कभी भी किसी इक्विलिब्रियम का केसी डिफाइन करें तो आप केसी डिफाइन करते वक्त ना कभी सॉलिड लिखिएगा ना कभी प्योर लिक्विड लिखिएगा, क्योंकि वो दोनों घुसकर ही उसको केसी बना चुके हैं पहले ही। समझो बात, ठीक? उसने कहा चलिए ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब उस एग्जांपल को और आगे बढ़ाता हूं। ठीक, एग्जांपल क्या है? वो कह रहा है सर ऐसा, एक बार फिर से ये लिखते हैं, ए गैस प्लस 2b गैस प्लस सी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद b सॉलिड प्लस 2e गैस। सर ये बताइए जरा, इसका केसी डिफाइन करके दिखाइए। तो मैंने कहा चलिए अभी केसी दिखाते हैं। अब तुम सब लोग समझना इस बात को, क्या केसी लिखते वक्त डी और सी आएगा? ना सर ना, अगर केसी लिख रहे हैं आप तो डी और सी नहीं आएगा, क्योंकि डी और सी तो पहले ही के इक्विलिब्रियम के साथ घुसकर उसको क्या बना चुके थे, केसी। इसका मतलब केसी के एक्सप्रेशन में डी और सी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सॉलिड्स। ठीक, तो अब केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? सर केसी का एक्सप्रेशन आएगा ई का स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी का स्क्वायर। सर ये केसी का एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा आपने। अब सर एक बात और बताइए, क्या ये राइट हैंड साइड में आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखे? हां कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखे। क्या ये गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं? हां ये गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। तो क्या इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इन गैसेस के प्रेशर से भी रिलेट किया जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। आप देखिए इस बात को, आपको ये बात पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो फिर एन बाई वी इज इक्वल टू पी बाई आर टी, और एन बाई वी को ही कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। मोल्स बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी भी गैस की कॉन्सेंट्रेशन को आप पी बाय आरटी से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपने लिखी हैं, इसको पी बाय आरटी से डिफाइन करके देखते हैं कैसे करेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई विल बी प्रेशर ऑफ ई अपॉन आरटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज प्रेशर ऑफ ए अपॉन आरटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आरटी का होल स्क्वायर। सर दिस इज अल्टीमेटली पीई का स्क्वायर अपॉन पी ए इंटू पीबी का स्क्वायर इंटू आरटी। सर ये है मेरा केसी का एक्सप्रेशन, ये चल रहा है सर केसी। मैंने कहा तुमने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया सर, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निपटा दिया। जैसे ही आप गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो सर ये कहानी तैयार हो जाएगी। आप इसमें आरटी का स्क्वायर आरटी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सर एक आरटी बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा यार क्या लिख रहे हो यार, ये कौन है राइट हैंड साइड में? मैंने कहा आर है सर। कह रहा आर कौन होता है? मैंने कहा आर तो कांस्टेंट होता है सर। कह रहा ये टी कौन है? मैंने कहा सर ये टी टेंपरेचर।
ये क्या कर रहा है, ये भी तो कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए। हमने कहा सर, कह रहे ये आर और टी दोनों कांस्टेंट है, तो ये राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है। मैंने कहा मतलब, कह रहा है सर मैं कांस्टेंट हूं, आप दोनों भी कांस्टेंट है, क्यों ना आप मेरे पास आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाए। हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। आरटी को केसी के साथ ले गए, यानी ये बन गया केसी बाय आरटी इज इक्वल टू पीई का स्क्वायर अपॉन पीए इंटू पीबी का स्क्वायर। क्या कह रहा है सर, मैं भी कांस्टेंट हूं, आप भी कांस्टेंट है, क्यों ना मिलजुल कर एक नया कांस्टेंट डिफाइन करें, एंड दिस इज नाउ केपी। यानी केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स होने चाहिए। अगर किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी ऐसे इक्वेशन से डिफाइन कर रहे हो जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स हैं, वो केसी बोला जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स हैं तो वो केपी बोला जाएगा। और आप देख लीजिए इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का ये रिलेशन निकल के आ रहा है, विच इज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर -1। वो इस इक्विलिब्रियम के लिए दिखाई दे रहा। सब लोग समझने की कोशिश करना भाई। शान, ये सब आइडियल गैस का ही चलेगा, जो रियल गैस का पोर्शन था वो खत्म हो चुका, अब आगे कहीं केमिस्ट्री में रियल गैस नहीं आएगी, सब आइडियल मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या किया, आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद आपने उसका केसी डिफाइन किया, केसी लिखने के बाद आपने गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स लिख दिए, पार्शियल प्रेशर लिखने के बाद आरटी का टर्म आया, आरटी के टर्म को आपने केसी के साथ इकट्ठा कर दिया, क्योंकि आरटी कांस्टेंट है, केसी कांस्टेंट है, मिलजुल कर एक नया कांस्टेंट बनेगा, और आज से उस कांस्टेंट का नाम केपी रखा जाए। समझो बात को, यानी केपी को और केसी को कैसे आपस में लिंक किया जा रहा है वो आप आसानी से डिफाइन कर सकते। सुधांशु, अगर राइट हैंड साइड में सॉलिड नहीं है तो उसको वैसे भी नहीं लिखना है, सॉलिड के टर्म को केसी के एक्सप्रेशन में लिखना ही नहीं है, बस बात खत्म। केसी में सॉलिड नहीं आता, बात खत्म। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका जिसके एक्सप्रेशन में सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स आए उसे केपी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने का वो तरीका जिसके एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स आए उसे केसी का नाम दिया जाता है। और केसी और केपी का रिलेशन वो इस इक्विलिब्रियम के लिए ये निकल के आ रहा है। समझ गए ये? और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में और एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे ये एक इक्विलिब्रियम है, फटाफट जरा इसका केसी लिखते हैं। इसका तो केसी हमने फटाक से लिख दिया, केसी आ गया सी इंटू डी अपॉन ए का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब। और जैसे ही केसी लिखा, सारे कॉन्सेंट्रेशन गैस के हैं, तो जैसे ही आपने केसी लिखा, केसी लिखते ही आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, सी की जगह लिखा पीसी बाय आरटी, डी की जगह लिखा पीडी बाय आरटी, ए की जगह लिखा आपने पीए बाय आरटी का स्क्वायर, और बी की जगह लिखा पीवी बाय आरटी का क्यूब। और तमीज से लिखेंगे, पी आ जाएगा पीसी पीडी अपॉन पीए स्क्वायर पीबी क्यूब इंटू आरटी रेज टू पावर, कितना आ जाएगा, आरटी रेज टू पावर 3। यानी फिर वही वाली बात आएगी, सर ये आरटी यहां क्या कर रहा है, इसको नीचे लेके आओ, चलो नीचे लेके चलते हैं। यह आ जाएगा केसी बाय आरटी रेज टू पावर 3, इट इज इक्वल टू पीसी पीडी अपॉन पीए स्क्वायर पीबी क्यूब। सर ये सब मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएंगे सर, और ये केपी बन जाए। यानी इस इक्विलिब्रियम के लिए केपी और केसी का क्या रिलेशन बन रहा है सर, इस इक्विलिब्रियम के लिए केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू पावर -3 बन रहा है। समझो बात को, क्या ये केपी है? हां सर ये केपी है। क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स हैं। यानी किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अगर आपने राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स डाले तो वो केसी बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स डाले तो वो केपी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि केसी और केपी का रिलेशन आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सर ये तो हर बार ये काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है। आप सीधी बात बोल दीजिए, बच्चे एक आध पूछ रहे हैं सर सीधा फॉर्मूला लिखिए केपी और केसी के रिलेशन का। तो चलिए केपी और केसी के डायरेक्ट रिलेशन का एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो यहीं से बन रहा है। आप समझिए वो यहीं से बन रहा है। कैसे बन रहा है?
Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng, where delta Ng product gas moles minus reactant gas moles, यानी प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स को अगर रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको डेल्टा एनजी मिल जाता है, और वो डेल्टा एनजी ऊपर पुट करके आप केसी और केसी का रिलेशन लिख सकते हैं। आप चाहे आप वेरीफाई करके देख लीजिए, राइट हैंड साइड में गैस के कितने मोल हैं? 2, और लेफ्ट हैंड साइड में गैस के कितने मोल हैं? 5। 2 माइनस 5 -3 आएगा सर, वो -3 आप इसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर -3 आ रहा है। हां सर, यही तो आ रहा है, ये देखिए आप, यानी या तो आप डिराइव कर लीजिए या आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये फॉर्मूला लगाकर आपको बड़ी मस्ती से केपी और केसी का रिलेशन मिल जाएगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव इस तरह के बनते हैं कि केपी दे रखा है केसी निकालो, केसी दे रखा है केपी निकालो, और बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यानी केपी और केसी का जो रिलेशन है वो केसी आरटी डेल्टा एनजी से निकाला जाएगा, वेयर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू अक्षांश पावर 2 होगा आरटी का। आरटी का पावर 2 कैसे होगा यार? एक आरटी ये है, एक आरटी ये है, और एक आरटी का स्क्वायर ये है, स्क्वायर है ना ये, तो एक आरटी का क्यूब ही तो बचेगा। यानी फाइनली हमारे पास जो केपी है वो केसी आरटी रेज टू पावर डेल्टा एनजी से कैलकुलेट किया जाए। पहले सब लोग इस बात को समझ लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जैसा एक्सप्रेशन गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स बाय वॉल्यूम निकालना है, लेकिन मोल्स बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम गैस का नहीं होता ना यार, वॉल्यूम कंटेनर का होता है, वो कांस्टेंट होता है। मोल्स बदलते रहते हैं जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहती है। सॉलिड्स के केस में अरे तुम अकल लगाओ ना यार, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सर? इसका मास, इसका वॉल्यूम, ठीक, अब ये आधा हो गया सर। अब इसका मास और इसका वॉल्यूम, सर मास भी आधा वॉल्यूम भी आधा, यानी हर बार कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट निकल के आएगी, क्योंकि कंटेनर से सॉलिड को कोई मतलब ही नहीं है। गैस के लिए दिक्कत क्या है कि गैस का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मोल्स बदलते रहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कॉन्सेंट्रेशंस जो कांस्टेंट हैं वो सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की होती हैं। गैसेस की और सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती रहती है। सब लोगों को यह समझ में आ गया? विशाल, अगर सॉलिड लिक्विड प्योर लिक्विड होगा तो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट अज्यूम किया जाएगा, और वो हमेशा D/M से ही निकाली जाएगी। आशुतोष सही कह रहा है सर, आपको लग रहा है सच में मैथ्स ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि आरटी का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सही बात, शाबाश। मुकुल के समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़िए। बिल्कुल सही है, बहुत सीधी सी बात कर रहा है। यानी केपी केसी का ये रिलेशन है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी के ऊपर अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना के कर लिया जाए तो हमें समझ में आ जाए। फॉर विच ऑफ द following equilibria Kp is equal to Kc RT raised to power -1। इनमें से कौन कौन से इक्विलिब्रियम्स ऐसे हैं जिनके लिए केपी इज इक्वल टू केसी बाय आरटी निकल के आए? जल्दी से बताओ।
केपी इज इक्वल टू केसी अपॉन आरटी, इनमें से कौन कौन सा निकल के आ रहा है? एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है जिसमें केपी और केसी का ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा? बी, ए, डी, ए बी डी, नो वन, फर्स्ट वाला सही है। देखो वहां पर ये ऑप्शन सही होगा जहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आ रही है ना, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है केपी जो होता है वो केसी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन जी होता है। तो जहां पर भी डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 होगी वही आंसर सही आएगा। यानी गैसियस मोल्स के जो सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, अगर वो -1 आ रहा है तो वही सही होगा, है ना। बात तो सही है। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले वाले केस में जरा गैस के मोल बताओ कितना आ रहा है। पहले वास के लिए गैस के लिए डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? पहले वाले केस के लिए सर 1 मोल यहां है, 1 मोल यहां है, 1 मोल यहां है और 2 मोल यहां है। तो सर 1 + 1 -3, 2 मोल -3 मोल, 2 - 3 -1 आ रहा है। सर डेल्टा एनजी -1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले केस की बात करते हैं। सर दूसरे वाले केस में गैस का 1 मोल यहां है, गैस के 2 मोल यहां है, तो 1 मोल यहां है, दो, ये तो गैस है ही नहीं। तो सर 1 मोल यहां है, 2 मोल यहां है, 1 - 2 -1। सर डेल्टा एनजी यहां भी -1 आ रहा है, यानी डेल्टा एनजी यहां भी -1 आ रहा है। तीसरे वाले केस की बात करते हैं। सर यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो सर इसमें तो सोचना ही नहीं है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ रही है। और चौथे वाले केस में सर डेल्टा एनजी की वैल्यू, सर गैस का 1 मोल यहां है, गैस के 2 मोल यहां है और कोई गैस नहीं है, तो 1 - 2 सर यहां भी -1 आ रहा है। तो जहां तक -1 का सवाल है, वो -1 सर ए में भी आ रहा है, वो -1 बी में भी आ रहा है और वो -1 डी में भी आ रहा है। सर सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत, और यही बहुत सारे बच्चे इस बात को आंसर लिख भी रहे हैं। अब थोड़ी समझदारी की बात करते हैं, क्योंकि इतना टाइम पास थोड़ी ना तुम्हारे साथ करना था, तुम्हें मेन बात ही तो बतानी थी। ये जो आधे घंटे से भौंक रहे हैं वो सिर्फ इसी बात को लेकर तुम्हें बताना था मुझे कि इस केस में सिर्फ एक आंसर सही और 1-2 बच्चे इस बात का आंसर दे रहे हैं, एंड द आंसर इज ओनली 1। बाकी सारे आंसर गलत। सर कैसे? डेल्टा एनजी तो -1 आ रहा है ना सर, तो गलत कैसे हो सकता है? ये फॉर्मूला आपने बताया, ये भी सही है, ये तो हमने डिराइव करके निकाला है। गलत इसलिए है क्योंकि जितने तुम्हारे बाकी के एक्सप्रेशंस हैं, उन सारे एक्सप्रेशंस में ये तो एकदम ही गलत है। एकदम गलत मतलब यहां तो डेल्टा एनजी 1 आ ही नहीं रहा है, तो गलत कहां है? गलत सर ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों गलत कैसे हो गए सर? ये तो गलत है, ये तो सही होने चाहिए, बिकॉज इन दोनों के लिए डेल्टा एनजी -1 है। इसलिए क्योंकि इन एक्सप्रेशंस के लिए आप केपी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, इसलिए तुम गलत आंसर बता रहे हो, और इसलिए तुम बार बार कहते हो सर जल्दी चल दीजिए, थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए, हमें आता है सर, थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए, हमें आता है। और जो लोग ये कह रहे हैं जो जल्दी करा दीजिए आता है, उन्हीं की बैंड बजती। इसलिए जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझा करो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो बी और डी का ऑप्शन लिया है जिसका डेल्टा एनजी -1 आ रहा है, उसके लिए यह आंसर गलत क्यों है? क्योंकि उसके लिए यह एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं है, उसके लिए केपी डिफाइन ही नहीं। मैंने कहा सर बेकार की बातें मत करिए, एक बार करके दिखाइए आप। तो इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, बी और डी में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बी ले लिया, चलिए डी ले लेते हैं। मैंने बी और डी का कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लिया, अलग से ले लेते हैं। ए बी 2C डी गैस ई सोल्यूशन, ए सॉलिड बी सोल्यूशन 2C गैस, यानी ए सॉलिड बी सोल्यूशन and 2C gas is in equilibrium with क्या था? D gas E solution, D gas plus E solution। अब तुम ये बताओ, जैसे हम डिराइव करते थे जरा वैसे ही करके दिखाते हैं। ठीक, कैसे डिराइव करते थे बताओ जल्दी से। केसी क्या होगा? सोच के जवाब देना, केसी क्या होगा? कौन आता है केसी के एक्सप्रेशन में, कौन नहीं आता? सर एक तो सॉलिड नहीं आता और एक प्योर लिक्विड नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती। ठीक, क्या गैस आती? हां सर केसी के एक्सप्रेशन में गैस आती है, चलिए गैस लिख देते हैं डी। क्या सोल्यूशन आएगा? हां सर सोल्यूशन भी आएगा, क्योंकि सोल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती हैं, क्योंकि सोल्यूशंस का या तो सोल्यूट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता या सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, जिसकी वजह से सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो सकती सर। और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो यहां दिखाई देंगी,
और अगर वो यहां दिखाई देंगी तो बस वही का मामला फंस जाएगा। एंड दिस इज सी का स्क्वायर। सब लोग समझने की कोशिश करना, सॉल्यूशंस दे रखे हैं, अब मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ होगा इसके अंदर? जब आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा तो आप इससे पहले केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स नहीं लिखते थे और आप गैस लिखते थे, और गैस आते ही आप उसको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते थे और आप केपी और केसी का रिलेशन निकाल लेते थे। यहां पर भी यही करेंगे, पहले मैंने केसी का एक्सप्रेशन लिखा और इसको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लूंगा, मेरा केपी और केसी का रिलेशन आ जाएगा। दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है कि यहां पर गैसेस के साथ सोल्यूशंस भी हैं, क्योंकि सोल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती। वो कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम के साथ जाके केसी नहीं बनता, वो केसी में दिखाई देता, और अगर वो केसी में दिखता है तो जब आप इसके पार्शियल प्रेशर्स लिखेंगे तो आप अपने आप फंस जाएंगे, क्योंकि डी तो गैस है, उसका पार्शियल प्रेशर तो लिखा जा सकता है पीडी बाई आरटी से, लेकिन ई मेरा सोल्यूशन है और सोल्यूशंस के पार्शियल प्रेशर नहीं होते। सोल्यूशंस के वेपर प्रेशर तो हो सकते हैं लेकिन पार्शियल प्रेशर्स नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ बी मेरा सोल्यूशन है सर, वो वैसे ही रहेगा, और सी मेरी गैस है, वो पीसी बाई आरटी का स्क्वायर बन जाएगी, और बी मेरा सोल्यूशन है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर और सही से लिखूं तो ये पीडी अपॉन पीसी का स्क्वायर आएगा, साथ ही साथ सर इसके साथ आएगा ई भी, इसके साथ आएगा बी भी, और जो आरटी है सर वो आरटी ऊपर चला जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा, ये आपका केसी तैयार हो गया। फिर क्या करते थे सर, आरटी वहां क्या कर रहा है, आरटी को नीचे ले आइए, चलिए आरटी को नीचे ले आते हैं। नाउ दिस इज केसी बाय आरटी विच इज इक्वल टू पीडी इंटू ई अपॉन पीसी का स्क्वायर इंटू बी। ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगी, लेकिन आज इस कांस्टेंट का नाम केपी नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया केपी सिर्फ वो एक्सप्रेशन, केपी सिर्फ वो एक्सप्रेशन है जिसके एक्सप्रेशन में सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स होने चाहिए। आप देख लीजिए, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप बनाने जा रहे हैं, क्या उसके अंदर सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स हैं? नहीं नहीं सर, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन के भी टर्म्स हैं। इसलिए आज इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप केपी नहीं बोल सकते। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपीसी, एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें प्रेशर भी होता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। सर इट विल बी केपीसी, समझे बात को? यानी तो अब सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि इस एक्सप्रेशन के लिए केपी लिख ही नहीं पा रहे आप केपी लिख ही नहीं सकते, और जब केपी लिख ही नहीं सकते तो वो रिलेशन एप्लीकेबल का क्या मतलब होता है सर? वो तो वैसे ही गलत हो गया ना। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को या इस इक्विलिब्रियम का केपी डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन के टर्म्स आ रहे हैं और सॉल्यूशन की पार्शियल प्रेशर लिख नहीं सकते, और वो केसी के एक्सप्रेशन में नजर आते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस इक्विलिब्रियम का केपी डिफाइन ही नहीं कर सकते। रिलेशन तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन जिन सॉल्यूशंस में, जिन जिन इक्विलिब्रियम्स में सॉल्यूशन का टर्म आएगा, आप वहां केपी चेक ही मत करिएगा, क्योंकि वो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका केपी डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं डिफाइन हो सकता? क्योंकि सर केपी के एक्सप्रेशन में सिर्फ पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, यहां पार्शियल प्रेशर के साथ कंसंट्रेशंस भी हैं। तो सर वो कंसंट्रेशन पहले क्यों नहीं आई थी जब सॉलिड था? अरे भाई सॉलिड केसी में नहीं था तो केपी में कैसे आएगा? यहां दिक्कत क्या है कि केसी में तुम हो, वो तुम अलग नहीं हुए, तुम वहां गए नहीं। तुम अगर हो तो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर तुम्हारा लिख नहीं सकता। इसका मतलब तो यह हुआ शैलेंद्र हमें ये पढ़ना नहीं है यार, फिर वही बकवास चालू हो गई। हमें ये पढ़ना नहीं है, तुम्हें ये बताया जा रहा है कि इस इक्विलिब्रियम का केपी डिफाइन नहीं हो सकता, और उस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी की जगह केपीसी कहा जाता है। हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसे इक्विलिब्रियम्स जिनमें सॉल्यूशन फेज का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप उनका केपी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उनका केपी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो रिलेशन क्या चेक करना? कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो सवाल तुम्हें दिया गया था, इस सवाल में जो पहला एक्सप्रेशन है उसका डेल्टा एन 1 है, -1 है, बिल्कुल सही है, और इसका केपी डिफाइन हो सकता। लेकिन जो हमारा बी और डी है, इनमें सॉल्यूशंस के टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और जहां भी सॉल्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं उनका केपी डिफाइन ही नहीं होता, तो रिलेशन क्या निकालोगे? यानी सबसे पहले इन दोनों को तो क्रॉस करना चाहिए कि सर इसके लिए तो चेक भी नहीं करना मुझे डेल्टा एन क्या आ रहा है, क्योंकि इसका तो केपी नहीं होगा। यानी जब कभी भी ये आईआईटी के पेपर में सवाल आए, एडवांस लेवल पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाया जाए कि इन चारों के केपी केसी के रिलेशंस बताइए, या मेंस लेवल पर ये ऑब्जेक्टिव आए, तो आप सबसे पहले उन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सबसे पहले काट दीजिएगा जहां सॉल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सॉल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होते ही आप समझ जाइए यहां केपी है ही नहीं, तो रिलेशन क्या निकालना। और उसके बाद जो बच गए ऑप्शंस हैं उनमें डेल्टा एनजी चेक कर लीजिएगा। अगर डेल्टा एनजी आपके मतलब का हो तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, खत्म बात।
कुछ समझ में आया? हाँ, एक्वस या सोल्यूशन, दे बोथ आर सेम शुभम, आइदर इट इज एक्वस और सोल्यूशन, दे बोथ आर सेम। फर्स्ट वाले में सॉलिड के मोल क्यों लिए? फर्स्ट वाले में सॉलिड के मोल तो मैंने लिए ही नहीं, कहां लिए मैंने? ये 2 मोल है, ये तो लिख दिया यार मैंने ऐसे, क्या गजब आदमी हो। ये एक गैस है और ये 2 गैस है, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? -1। वो तो मैंने लिखा है 1, लिया थोड़ी ना है, मुझे डेल्टा एन जी चाहिए, ऊपर -1 आ रहा है, मैंने टिक कर दिया। बाकी में भी -1 आ रहा था, मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनमें सोल्यूशन इन्वॉल्व। यानी जब भी इस तरह का सवाल आएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सोल्यूशंस वालों को काट दीजिएगा, चेक मत करिएगा, काट दीजिएगा। बचे हुए 2 ऑप्शन, उनमें डेल्टा एन जी चेक कर लीजिएगा, आंसर टिक कर दीजिएगा, खत्म हो गई बात। ध्यान से समझना जरा। अब मैं आखिरी बात बोलने जा रहा हूं इस बात से रिलेटेड, वो ये है, जिन इक्विलिब्रियम्स के अंदर एक भी सॉलिड फेज इन्वॉल्व हुआ, सॉरी, एक भी सोल्यूशन फेज इन्वॉल्व हुआ एंड एक भी गैसियस फेज इन्वॉल्व न हुआ, तो ऐसे इक्विलिब्रियम्स का केपी डिफाइन नहीं हो सकता। समझो बात। यानी कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए और कम से कम एक गैस होना चाहिए ताकि तुम पार्शियल प्रेशर लिख सको, वरना आप ऐसे इक्विलिब्रियम्स का केपी डिफाइन नहीं कर सकते। यानी वो इक्विलिब्रियम्स जिनका केसी तो डिफाइन किया जा सकता है लेकिन केपी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये वो इक्विलिब्रियम्स होते हैं जिनमें या तो कोई सोल्यूशन फेज इन्वॉल्व होता है या एक भी गैसियस फेज इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे इक्विलिब्रियम्स का केसी तो लिखा जा सकता है लेकिन केपी डिफाइन नहीं किया जा सकता। सब लोगों को समझ में आ गया? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? नहीं, वो केपीसी नहीं देखेगा, केपीसी पूछेगा ही नहीं, केपीसी हमें निकालने नहीं होते, हमारे सिलेबस में नहीं केपीसी कैलकुलेशन। हमने तो सिर्फ ऐसे नाम लिख के दिखा दिया, देखो इसे केपीसी कहते हैं। हमारे मतलब की बात क्या है? क्या इसका केपी डिफाइन है? हां सर है, तो रिलेशन निकालो केपी केसी का। क्या इसका केपी डिफाइन है? नहीं है, तो रिलेशन मत निकालो। वो सवाल में नहीं बताएगा कि किसका रिलेशन निकालना है किसका नहीं निकालना है। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि किन इक्विलिब्रियम्स को कंसीडर करना है और किन इक्विलिब्रियम्स को कंसीडर नहीं करना है। तो ऐसे कोई भी इक्विलिब्रियम्स जिसमें सोल्यूशन फेज का इन्वॉल्वमेंट हो एंड एक भी गैसियस फेज का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसे इक्विलिब्रियम्स का केपी डिफाइन नहीं होता, इसलिए आप उनको चेक ही मत करिएगा। बात खत्म। सबको यहां तक समझ में आ गया? शाबाश, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। जिन बच्चों ने भी आंसर, उसैल ने आंसर 1 दिया था, शाबाश उसैल। जिन लोगों ने भी आंसर 1 दिया था, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, तो जिन्होंने भी आंसर ए दिया था बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर बी और डी दोनों टिक किए थे, आज इस बात को याद कर लीजिए ताकि अगली बार गलत ना हो। और वो ये है, अगर आपको पता चल गया कि सॉल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है और एक भी गैस नहीं, तो बात समझ लीजिएगा खेल खत्म हो गया। इस आदमी का सोल्यूशन फेज इन्वॉल्व है, इस आदमी का केपी डिफाइन नहीं हो सकता। रिलेशन छोड़िए, हमें कोई रिलेशन से मतलब नहीं, बाहर भेजाइए आप। आपका केपी डिफाइन ही नहीं होगा तो रिलेशन क्या निकालेंगे? तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, जब भी कभी 4 ऑप्शंस आए, सबसे पहले उन ऑप्शंस को काट दीजिए जहां सोल्यूशन आ गया, काट दीजिए। अब बचे हुए में अपना डेल्टा एन चेक कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अगर ओनली सोल्यूशन टर्म होगा तो केसी और केपी क्या होगा? अरे अगर सिर्फ सोल्यूशन फेज होगा तो सिर्फ केसी होगा, केपी नहीं होगा। यार कैसे लोग हो बे तुम लोग? 15 मिनट से भौंक रहे हैं कि अगर सोल्यूशन आ गया तो केपी डिफाइन नहीं होगा। सवाल वही दोबारा पूछ रहे हैं, सर अगर सोल्यूशन फेज आ गए तो केपी कैसे निकाले? अरे जब सोल्यूशन फेज आ गया तो केसी तो होगा यार। केसी के एक्सप्रेशन में सोल्यूशंस तो आते ही हैं, सोल्यूशंस और गैस ही तो आते हैं, सॉलिड और प्योर लिक्विड तो वैसे नहीं आते। यानी उधर आ गया सोल्यूशन और गैस, सोल्यूशन को पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए केपी नहीं बनेगा। हाँ केसी तो आ ही रहा है, केसी तो डिफाइन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बच्चा कह रहा है सर ये लोग हेलमेट डाल के बैठे हैं। बात सही कह रहे हो यार, ये साला हेलमेट भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है, ये हल्का फुल्का हेलमेट नहीं है कि हमारी इतनी तेज चिल्लाने से भी ना टूटे, समझ रहे हो। लेकिन बहुत बहुत अच्छा है। बहरहाल ठीक है। आयुष कह रहा है सर इतना मत चिल्लाइए। हाँ यार बात तो सही है, पता नहीं क्या ये वाला जो स्टूडियो है हमारा काफी बड़ा स्टूडियो है, तो इसमें ऐसा लगता है जैसे कि मुझे ज्यादा तेज बोलूंगा तभी तुम्हारे पास मेरी आवाज जाएगी, तो मैं इसलिए एकदम से मेरी आवाज तेज हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे बोलते हैं।
जतिन कह रहा आज आपने पीपीटी नहीं बनाई। जतिन यार पीपीटी वीपीटी से यार भरोसा उठ गया यार हमारा, यार हमें पीपीटी वीपीटी मजा नहीं आता यार। हाँ ये जरूर है कि कुछ सवाल वगैरह होंगे तो पीपीटी में लिख के ले आएंगे, अदरवाइज यार जो बात अपने कलम और चौक में आती है ना, समझ लो बात को, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो जो सवाल वाल होंगे वो याद करके आने से अच्छा है वो पीपीटी में लिख के ले आएंगे। बाकी समझने के लिए तो यार यही कलम सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है। अच्छा खैर, अब वो कह रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर ये टॉपिक ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक है बेटा, इसमें क्या बुराई है? सर इसमें एक टर्म आपने यूज किया फैक्टर्स, ये जो आपने एस लगा दिया ना एस, सर ये गलत कर दिया आपने, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है एंड दैट इज टेम्परेचर। आप किसी भी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान रखना, किसी भी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। आपके पास कोई और तरीका नहीं है किसी इक्विलिब्रियम को चेंज करने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं सर, फिर आपने यहां फैक्टर्स क्यों लिख रखा? हाँ बात तो सही है, मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे असल में एक दो बातें बतानी है, इसलिए मैंने फैक्टर्स वर्ड यूज कर दिया। लेकिन मैं अंदर से इस बात को बिल्कुल क्लियर हूं कि किसी गिवन इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर छेड़ोगे तो छेड़ूंगा, नहीं छेड़ोगे तो नहीं छेड़ूंगा, आपको जो करना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि आप कौन कौन से फैक्टर, जो आप उल्टे सीधे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप किस तरह के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं जो सबसे पहला फैक्टर लिख रहा हूं और तुम्हें बताऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अदरवाइज देयर इज ओनली वन फैक्टर, बट वो फैक्टर्स वर्ड जो यूज कर रहा हूं वो तुम्हें कुछ बताने के लिए कर रहा हूं। क्या? पहला फैक्टर स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तुम लोगों को तो पीपीटी से पढ़ने की आदत भी हो गई होगी यार। तुम लोग को तो अब ओम सर ऐसी जबरदस्त पीपीटी बनाते हैं, एकदम खतरनाक सी पीपीटी। तुम सोचते हो कि यार ये वाला आदमी तो कुछ बनाता ही नहीं लाता। एक्चुअली यार पता नहीं उनको शायद उस टॉपिक में इतना जरूरत होती होगी। हाँ इसमें तो यार ज्यादा कुछ झंझटबाजी है नहीं, तो हम पीपीटी वीपीटी से काम नहीं चलाएंगे। हाँ सवाल जरूर पीपीटी से लिख के ले आएंगे, ठीक। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आर्यन पूछ रहा है प्रेशर क्यों नहीं होगा। आर्यन कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें जो बता दिया बस वही होगा, टेम्परेचर के अलावा कुछ नहीं होगा, बस बात खत्म। बल्कि मेरा तो यह मानना है कि दुनिया के जितने के हैं, के समझते हो, कैपिटल के, ये जितने के कांस्टेंट्स डिफाइन किए गए केमिस्ट्री के अंदर, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऑलमोस्ट सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट, शायद इसलिए उनको के बोला जाता है, पता नहीं। और तुम्हें याद होगा रेडियो एक्टिविटी में जो डीके कांस्टेंट होता है उसको के की जगह लैम्डा से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। होती वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट में के का टर्म आता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती। लेकिन वही फर्स्ट ऑर्डर जब वो रेडियो एक्टिविटी बन जाती है तो उसी के को लैम्डा बोलने लगते हैं, क्योंकि नहीं के तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसको लैम्डा बोलो वरना ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए। समझ लो बात को, यानी जितने के हैं हमारे, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अल्टीमेटली हम जो केसी, केपी, केपीसी जो भी बकवास कर रहे हैं, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। तो मैंने कहा फिर ये क्या लिख दिया आपने, स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, क्या ये फैक्टर है? हमने कहा नहीं ये फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, उसको समझना। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो, जैसे ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा के, तो अगर आपने इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री चेंज कर दी तो उसका के बदल जाता। मैंने कहा अरे कैसे? कह रहा है सर आप इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो के डैश होगा, और ये के डैश के स्क्वायर के बराबर होगा। कह रहा लो बदल गया के, आप कह रहे थे बदलता नहीं है, यहां तो स्टोइशियोमेट्री को चेंज करने से के बदल गया। अरे स्टोइशियोमेट्री को चेंज करने से रिएक्शन बदल गई, इसलिए के बदल रहा। तुम इसका बदल के दिखाओ मुझे। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। हां अगर तुम रिएक्शन बदल दोगे तो के बदल जाएगा। नाउ दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी डिफाइंड एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू पुराने वाले का स्क्वायर। सब लोग इसको समझने की कोशिश करना। सब लोग इसको समझने की कोशिश करना। अनुराग कह रहा है सर पीपीटी में मजा नहीं आता, आपकी इस गंदी राइटिंग में मजा आता है। हाँ अनुराग उड़ा लो बेटा, उड़ा लो मजाक, ठीक। हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि
ये जो ए और बी है, अगर ये सी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, अब आपने क्या किया कि सर हमने कुछ किया नहीं, हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नए इक्विलिब्रियम का के होगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सर के तो चेंज हो रहा है ना, आप तो कह रहे थे के चेंज नहीं होगा। अरे बेटा के इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि रिएक्शन बदल गई ना। आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते ही एक नई रिएक्शन डिफाइन की है, दिस इज अ न्यू रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन है तो इसका के, भाई रिएक्शन बदल दोगे तो के तो बदल ही जाएगा। बिना रिएक्शन को बदले के को बदलने का सिर्फ एक तरीका, एंड दैट इज टेम्परेचर। शहजाद दोनों रिएक्शन सेम नहीं है बेटा, ये दोनों रिएक्शंस के होने का तरीका बदल गया है। शुरू में इस रिएक्शन को देखो जरा, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से निकाला जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सी स्क्वायर से निकाला जाएगा। वहां फॉरवर्ड का रेट ए बी से निकाला जाएगा और बैकवर्ड का रेट सी से निकाला जाएगा। दे आर डिफरेंट रिएक्शंस, दे आर प्रोसीडिंगली डिफरेंटली। अगर ये इनकी प्रोसीडिंग डिफरेंट है तो इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो बदल जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बदलने से बिना टेम्परेचर के बदले भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल रहा है। लेकिन क्योंकि रिएक्शन बदल रही है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल रहा है। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने की बात करते सिर्फ इस इक्विलिब्रियम का, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, एंड दैट इज टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को बदले आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते। यानी याद क्या रखने जा रहे हैं हम? याद ये रखने जा रहे हैं कि अगर आप के न्यू निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा के ओल्ड की पावर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकाला जाएगा। यानी जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सर पे चढ़ा दीजिएगा, आपको नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, बात खत्म। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के को मान लीजिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने के ऊपर हाफ की पावर चढ़ा के निकाला जाए। यानी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो और आपको किसी दूसरे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो जो उस इक्विलिब्रियम में किसी कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बन रही है, तो आपको नया के अपने आप पता चल जाएगा। पुराने वाले के सर पर वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चढ़ा दीजिए, आपको नया के देखने को मिल जाए। सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ये। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। सर हम समझ गए, ये फैक्टर्स का मतलब ये फर्जी है सर, ये कोई फैक्टर वेक्टर नहीं है। ये तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन के को किसी कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्योंकि रिएक्शन की शक्ल बदल जाती है, रिएक्शन बदल जाती है, इसलिए उसका के बदल जाता है। अदरवाइज तो के टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है। तो सर सीखा क्या? सीखा ये कि अगर किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करे तो उसका नया के पुराने के ऊपर वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर में चढ़ा के निकाला जाता है। ये हमें सीखना था। अदरवाइज K is only temperature dependent। अगर डिवाइड करेंगे, जैसे अभी कोई बच्चा डिवाइड वाली पावर, गजब लल्लू आदमी हो, अगर इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो पावर में हाफ आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर में 2 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो पावर में क्यूब रूट आ जाएगा। बेकार की बातें कर रहे हो। यानी जो भी जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया वही फैक्टर पावर में चढ़ा दीजिए, बात खत्म। समझ में आ गया ये? अनुराग कह रहा है लीव ऑल दी बैचेस एंड कंटिन्यू विद ड्रोना बैच। माय गॉड। अच्छा, फिर अब और आगे बढ़ते हैं सर, सेकंड फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है सर? फिर आप सेकंड फैक्टर पे आ गए, अजीब बकवास चल रही है। आप कह रहे हैं एक ही फैक्टर है तो सेकंड कहां से आ गया? अरे भाई सेकंड भी सुन लो, फैक्टर नहीं है, सुन लो। सुनना क्या है? सुनने में क्या है? तो सुन लेते हैं, दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है मेरा ये वाला, mode of writing the chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिखने के तरीके के ऊपर भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। मैंने कहा सर कैसी बातें करो, अभी करो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अब तरीकों पे भी डिपेंड करने लग गया। क्या बकवास है ये? हमने कहा भाई समझो बात को, कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना है? बड़ा आसान है सर। ये देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ए और बी मिलकर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तैयार करते हो सी के साथ जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो जब आप इसका मोड बदल देंगे, मोड का क्या मतलब है? मोड का मतलब ये है तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा
वो 1/k हो जाए। अरे सर, समझो बात को। वो ये कह रहा है कि भाई अगर सर ये क्या बात होती है सर, यहां क्या चेंज आ गया, ए और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, यानी सी ए और बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है। भाई ए और बी सी के सारह बना रहा है, सी ए और बी के साथ बना रहा है। सर ये तो इक्विलिब्रियम सेम है। सेम नहीं है बेटा, ये फिर बदल गया। ऊपर के इक्विलिब्रियम का रिएक्टेंट ए और बी है और नीचे की रिएक्शन का रिएक्टेंट सी। सर दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द ओल्ड इक्विलिब्रियम। नया इक्विलिब्रियम और पुराने इक्विलिब्रियम। सर क्योंकि इक्विलिब्रियम की शक्ल बदल दी आपने, इसलिए बिना टेम्परेचर के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल सकता है। आप इसका बदल के दिखाइए तो जाने, आप इसका बदल के दिखाइए तो जाने। अगर आप शक्ल बदल देंगे, इक्विलिब्रियम की शक्ल बदल देंगे, इक्विलिब्रियम बदल देंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हर इक्विलिब्रियम का अलग अलग होता है सर, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। यानी अगर आप किसी भी रिएक्शन का मोड बदल दें, अगर आप किसी भी रिएक्शन का मोड बदल दें, तो मोड बदलते ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और तुम खुद भी देख सकते हो ना यार, मैं इसलिए जानबूझ के निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, तुम सब समझते हो। के की वैल्यू होगी सी अपॉन ए बी और इस वाले के की वैल्यू होगी ए बी अपॉन सी। तो सी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन सी उल्टे नहीं होते यार। तो यानी के और के डैश का रिलेशन क्या है सर, के और के डैश का रिलेशन ये निकल के आएगा। यानी ये कंफर्म है, अगर मोड बदल दिया जाए तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक आदमी का आपको दे रखा है तो आप दूसरे आदमी का कैलकुलेट कर सकते हैं। ली चैटले प्रिंसिपल बेटा बाद में आएगा, ली चैटले प्रिंसिपल की बात करेंगे, पहले इस बात को समझो। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब आते हैं काम की बात पे, जिसके लिए आप इतना चीख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब मैं उस टेंपरेचर के फैक्टर को उठाने जा रहा हूं। दिस इज माय थर्ड फैक्टर जो एक्चुअली फैक्टर है, एंड दैट इज टेंपरेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यार इसमें ना थोड़ा सा अकल लगाते हैं, इसमें दिक्कत है यार। दिक्कत क्या है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हमें पता है इस बात का कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि वो KF बाई KB से निकाला जाता है। जो K है हमारा वो KF बाई KB से निकाला जाता है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी रिएक्शन का टेंपरेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर पड़ने वाला असर चेक करना है तुम्हें, तो बेहतर है कि आप पहले यह चेक करें कि किसी भी रिएक्शन का टेंपरेचर चेंज करने से रिएक्टेंट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट पर क्या असर पड़ता। क्योंकि रेट कांस्टेंट बदलेंगे तो के भी बदलेगा। यानी सबसे पहले यह निकालते हैं कि टेंपरेचर का रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, और फिर हम टेंपरेचर का के साथ रिलेशन चेक कर लेंगे। यानी मेरी सारी जोर जो लगने जा रही है वो ये है कि मैं किसी भी रिएक्शन में टेंपरेचर के साथ रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन है वो चेक करने जा रहा हूं। कैसे चेक करूंगा? बहुत आसान है, लेकिन यह काम करने के लिए मुझे थोड़ी सी ज्यादा दिमाग लगानी पड़ेगी। कैसे? बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस बारे में बात कर रहे थे, जो इस बारे में रिसर्च कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, छोटे के की बात कर रहा हूं। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो टेंपरेचर पर कैसे वेरी करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा रहे थे, बहुत दिमाग लगा रहे थे। तो कुछ कुछ नतीजा निकल के आया, लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं था किसी को। तो वो सारे लोग इस बात को जानते थे कि एक बहुत बड़ा आदमी है जो इस रिसर्च में इन्वॉल्व है, एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज आर्हेनियस। तो लोगों को लगा कि भाई आर्हेनियस साहब जो है बहुत दिनों से रिसर्च में लगे हैं, हो सकता है उनको आइडिया हो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो टेंपरेचर पर कैसे डिपेंड करता है, हो सकता है वो जानते हो। तो वो सारे लोग सुबह सुबह आर्हेनियस के घर पहुंच गए और उन्होंने आर्हेनियस का दरवाजा खटखटा के पूछा कि भाई साहब देखिए, हम तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसी रिएक्शन का रेट टेंपरेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो आर्हेनियस सुबह सुबह सो के उठा था, उसे यार क्या यार सुबह सुबह मूड खराब करने चले आए। अब बेचारे को कुछ तो बताना ही था, तो उसने ऐसी नींद नींद में उनको भगा दिया कि भाई ऐसा है, सुनो जरा, किसी भी रिएक्शन का अगर टेंपरेचर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो उसका जो नया रेट होगा वो उसके पुराने रेट से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, जाओ यहां से, खत्म करो।
समझो बात को। यानी क्या बताया आर्हेनियस ने? आर्हेनियस ने कहा कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो उसका नया रेट होगा वो उसके पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना बदल जाएगा, और दिस वैल्यू इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम दिया जाता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता आर्हेनियस ने वाकई में ये बात नींद में बोली है? क्यों? क्योंकि सर 2 से 3 गुने में तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। इनफाइनाइट वैल्यूज कैसे सर? 2, 2.1, 2.1, 1.0, 1. सब 85 वैल्यू आ जाएंगी। सर ये क्या बकवास होती है? सर एग्जैक्टली बताइए कि रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं काम चलेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, आपने एक रफ आइडिया दे दिया कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री रेस करते हैं तो उसका जो नया रेट होता है वो उसके पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना बढ़ जाता। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट जाते जाते ये कह के गए थे, सर अभी तो आप नींद में हैं, हम दोपहर में जरूर आएंगे, आप हमें एग्जैक्टली टेम्परेचर के साथ के का रिलेशन जरूर बताइएगा। तो आर्हेनियस ने कहा ठीक है अभी जाओ यार, दोपहर में आना तुम। अब वो सारे साइंटिस्ट जो है अपना घर गए, घर में जाने के बाद वापस लौट के आए दोपहर में। अब आर्हेनियस एकदम फ्रेश हो गया था तब तक। आर्हेनियस ने कहा आइए सर आइए, बैठिए बैठिए, क्या जानना चाहते हैं बताइए। तो साइंटिस्ट ने पूछा उन लोगों से कि भाई ये बताइए कि किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? सर सुबह आपने जो बताया था वो हमें हल्का हल्का समझ में आ गया, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है सर, वो रेशो है, एक रेंज है सर, 2 से 3। सर इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एग्जैक्टली टेम्परेचर के साथ के का रिश्ता बताइए, एग्जैक्ट। तो आर्हेनियस ने कहा देखिए हम मानते हैं आप सब पढ़े लिखे लोग, मैं आपको रिलेशन बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़े। तो सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में बातचीत की, उन्होंने कहा यार हम भी पढ़े लिखे, पूछ रहे तो साले को जो पूछता सब बता देंगे। तो उन्होंने आर्हेनियस से कहा कि सर पूछिए आप क्या पूछना चाहते। तो आर्हेनियस ने कहा ये बताइए सबसे पहले कि रिएक्शन कैसे होती। तो सारे साइंटिस्ट अपना आपस में कुछ करके बोलने लगे, और फिर एक साइंटिस्ट जो लीडर था उनमें से खड़ा हुआ, कह रहा सर हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना जरूरी। तो उसने कहा ठीक है भाई, सोच लीजिए आप, एक बार फिर से डिस्कशन कर लीजिए, कोई कमी तो नहीं। उसने कहा नहीं हम फिर से डिस्कशन कर चुके हैं सर, एक बार फिर से उसने बातें की। कह रहा नहीं सर यही फाइनल नतीजा है, जब तक रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। यानी फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन देयर मस्ट बी कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स। फाइनल 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 फाइनल। आर्हेनियस ने कहा सोच लीजिए, फाइनल है ये बात? हाँ सर बिल्कुल फाइनल है, बात खत्म करिए। कह रहा सर ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूं, आप बताइएगा आपके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। तो उसने कहा सर दिखाइए, आप कोलिजन कराएंगे प्रोडक्ट बनेगा, बात खत्म। उसने कहा ठीक है कोलिजन करा के देख लेते हैं। अब देखना जरा तुम लोग भी ध्यान से, ये 2 रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों लोग आपस में कोलाइड करेंगे कैसे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा और तुम्हें आवाज भी शायद नहीं आ रही होगी। ये दोनों लोग छू के निकल रहे हैं। तुम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, क्या तुम ये जानते हो कि क्या ये कोलिजन है? हाँ सर ये कोलिजन हमने पढ़ा है फिजिक्स में, दिस इज कोलिजन। लेकिन क्या ये इफेक्टिव कोलिजन? ना सर दिस इज नॉट इफेक्टिव। तो जब उसने साइंटिस्ट को ये हरकत करके दिखाई कि ये देखिए 2 रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उनमें से वही लीडर खड़ा हो गया, कह रहा क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई कोलिजन कर रहे हैं। तो ये कैसा कोलिजन है भाई? अरे क्या ये कोलिजन नहीं है? हाँ ये कोलिजन है, लेकिन ये कैसा कोलिजन तुम कर रहे हो? कह रहा तुमने कोलिजन का नाम लिया था, मैंने कोलिजन करके दिखा दिया, बताओ प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? कह रहा अरे यार आर्हेनियस तो चालाक आदमी, ये तो यार असली बात पे लेके चला आया। वो सब लोग अपना बैठे, फिर से गुजबुज हुई, और बात क्या पता चली कि सर समझ गए गलती हो गई, सही से नहीं बताया आपको। तो उसने कहा आप सही से बता दो। सर जब तक रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिव कोलाइड नहीं करेंगे, इफेक्टिव हेड ऑन, सर तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आर्हेनियस कहता है भाई बात कर लो, तुम बार बार बदल जाते हो, अब फाइनल करके बताओ। सब लोग फिर से बैठे, अपना गुजबुज हुई, और डिसाइड ये हुआ कि जब तक रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में हेड ऑन कोलाइड नहीं करेंगे, हेड ऑन, तब तक प्रोडक्ट नहीं बने। आर्हेनियस ने कहा फाइनल? सर फाइनल। फाइनल? हां सर फाइनल। सोच लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि कोलिजन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट बनेगा? हां सर पक्का सर, टक्कर लगाइए सीधी, प्रोडक्ट बनेगा। उसने कहा ठीक है मैं आपके सामने फिर एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, आप बताइए प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। कह रहा सर दिखाइए, हेड ऑन कोलिजन करिएगा? कह रहा बिल्कुल हेड ऑन करेंगे, सर से सर टकराएगा एकदम। कह रहा ठीक है सर करके दिखाइए। उसने फिर वो 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए और उनको आपस में हेड ऑन कोलाइड कराया, देखो कैसे। वो कह रहा क्या कर रहे हो? कह रहा अभी लल्लू आदमी हो, अब इससे भी ज्यादा हेड ऑन होता है क्या कुछ? सर से सर टकरा रहा है और कैसे कराए हेड ऑन? कह रहा ये धीरे धीरे क्यों कर रहे हो यार? कह रहा तुम अजीब लल्लू, तुमने धीरे तेज की बात बोली थी ना,
तुमने हेड ऑन बोला, मैंने हेड ऑन कराया, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? कह रहा नहीं यार थोड़ा तेज तेज कराओ। कह रहा तेज की बात नहीं हुई, हेड ऑन की बात हुई है, हेड ऑन हो रहा है, बताओ प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? कह रहा अरे यार ये आदमी बहुत चालाक निकला, ये गड़बड़ कर रहा है, ये बातें समझा रहा है, ये एक एक करके सब हम इसे गुलवा रहा है। क्या कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए, प्लस कम से कम रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करें तो उनके पास इतनी एनर्जी तो हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। यानी जब तक रिएक्टेंट्स के पास कोलाइड करते वक्त, कौन से कोलाइड करते वक्त? हेड ऑन कोलाइड करते वक्त, जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं होती, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। यानी वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जिनके पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी हो, प्लस कोलिजन इफेक्टिव हो। सोचो ये एनर्जी साइंस 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 ऑब्लिक कोलिजन, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, खट खट, प्रोडक्ट नहीं बने। दूसरा, कोलिजन तो सर इफेक्टिव है, अब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि एनर्जी बहुत कम। तो सिर्फ प्रोडक्ट कब बनेगा? प्रोडक्ट तब बनेगा जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में हेड ऑन कोलाइड कराएं विद दैट एनर्जी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मोर देन दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन ओनली प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सब लोग समझे बात को? सबको यहां तक समझ में आई बात? यानी वो कहना यह चाह रहा है कि जब भी कभी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में हेड ऑन कोलाइड करेंगे विद अ सर्टेन एनर्जी और मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो। आर्हेनियस की यह बात सबके समझ में आ गई, और यह कहानी आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी के नाम से जानी जाती। यह आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी यह कहती है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए या किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में अगर आप डिस्कशन करते हैं, तो उस रिएक्शन का रेट दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर यह होता है और एक फैक्टर यह होता है। उसने कहा ये दो फैक्टर कौन कौन से हैं? कह रहा है ये पहला फैक्टर होता है जिसको ए से डिफाइन किया जाता है, एंड दिस इज नोन एज इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। इसको इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स का नाम दिया गया है। कुछ लोग इसको इसके तीन नामों से जानते हैं। दिस इज आर्हेनियस फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और कुछ लोग इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो अल्टीमेटली ये एक फैक्टर का होना जरूरी है, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन। अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो ऐसी तैसी तुम्हारी कुछ ना होने वाला तुम्हारा। यानी कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, पहली बात, और वो इफेक्टिव कोलिजन को उसने कैपिटल ए से डिफाइन किया, जिसको आर्हेनियस, प्री एक्सपोनेंशियल या फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जाना जाता। ठीक है, फिर ये दूसरा फैक्टर क्या है? तुम सोचो अगर किसी कंटेनर में 100 इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं तो क्या 100 के 100 लोग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं नहीं सर। अब एक दूसरा फैक्टर आता है, एनर्जी वाला। वो कौन सा फैक्टर है? एंड दिस इज माय सेकंड फैक्टर, e raised to power minus EA by RT। दिस इज माय सेकंड फैक्टर, e raised to power minus EA by RT। ये कौन सा फैक्टर है सर? ये फैक्टर है बोल्ट्जमैन फैक्टर, जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जब तक ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। खुद देख लीजिए, ये वो फ्रैक्शन है जो आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, जो आपके पास वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। और साथ ही साथ ये इफेक्टिव कोलिजन है। यानी कंटेनर में अगर 100 इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, जिनमें से सिर्फ 20% फ्रैक्शन ऐसा है जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो 100 इंटू 0.2 से निकाले जाएंगे। वो 100 से नहीं निकाले जाएंगे, वो 0.2 से नहीं निकाले जाएंगे। वो दोनों फ्रैक्शंस और ये फ्रीक्वेंसी जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
दिस ईए इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ किताबों में गलत डेफिनेशन लिखी जाती है, वो कहते हैं इट शुड बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ना, दिस शुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं अभी दिखाता हूं। तो अनुष्का कह रही है ये बात समझ में नहीं। अनुष्का, समझने वाली तो कोई बात ही नहीं यार, इतनी अच्छी तुम्हें कहानी सुनाई। बताइए, दो लोग आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, और ये कोलिजन के दौरान उनके पास कम से कम एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस कर सके। अगर उनके पास थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने लायक एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी अकेले मुझसे काम नहीं चलेगा, अकेले तुमसे काम नहीं चलेगा, हम दोनों मिलकर ही ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट बन रहा या नहीं बन रहा। यानी कोलिजन भी इफेक्टिव होने चाहिए, साथ ही साथ उन कोलिजन्स के दौरान मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए एक कंटेनर में 100 कोलिजन हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन 100 है, तो क्या 100 लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। अब ये बताइए उन 100 लोगों में से कितने परसेंट ऐसे जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड बैरियर के बराबर या ज्यादा है? वो 20% है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 100 इंटू 20%। 100 नहीं बनेगा, 100 का 20% ही बनेगा। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। यानी आपके पास एक तो इफेक्टिव कोलिजन्स होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास उस एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सब लोग समझ पाए? सब लोग को ये बात समझ में आई? वैंडर वाली तो इक्वेशन नहीं वाली बात तो नहीं है। वैंडर वाली बात थोड़ी सी अलग थी। ये आरेनियस की कोलिजन थ्योरी है, जो थोड़ा सा कहानी के तौर पे तुम्हें समझाना चाह रहा था कि आप सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप सिर्फ एनर्जी से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, जब तक ये दोनों लोग इकट्ठे नहीं होते और ये दोनों फैक्टर मिलने के बाद ही डिसाइड होता कि रिएक्शन का रेट क्या है। और तुम देख लो यहां से इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर के साथ किस तरह से वेरी कर रही है वो दिखाई दे रहा है। अब जब रेट कांस्टेंट टेंपरेचर के साथ वेरी कर रहा है तो फिर ये के बड़ा के भी टेंपरेचर के साथ इसी रिलेशन से वेरी करेगा, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसको अगली क्लास में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। यह आसान, बिल्कुल आसान। अब ज्यादा क्या दिमाग लगाना यार, हम कौन सा डिराइव कर, हमें क्या पता आरेनियस ने क्या सोचा था, इतना बड़ा आदमी है, हम थोड़ा ना डिराइव करेंगे ये कहां से निकल के आया। हम तो सिर्फ इतनी बात समझ गए कि भाई ऐसा दो चीजें हैं, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो इफेक्टिव कोलिजन्स प्रोवाइड करती है, और दूसरा फ्रैक्शन है उन लोगों का जिनकी एनर्जी ज्यादा है। ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। इनमें से कोई भी आदमी कम पड़ गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही फाइनली डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का रेट ज्यादा है या कम। अब जब रेट कांस्टेंट का आइडिया लग जाएगा तो ये छोटा रेट कांस्टेंट छोटे के एफ छोटे के बी में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे बड़ा के आ जाएगा, बड़े के का टेंपरेचर डिपेंडेंस यहीं से निकाला जाए। समझ में आया भाई? सबको समझ में आ गया? ठीक, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तो इस बात को अब आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में टेंपरेचर डिपेंडेंस तो फटाफट खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मल्टीपल इक्विलिब्रियम एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स। ये चार मेन टाइप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइमल्टेनियस है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में सारा यूज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ही होगा। तो हम होमोजीनियस, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी वगैरह ये सब बकवास आती है, फिर हेट्रोजीनियस, फिर मल्टीपल इक्विलिब्रियम, और फिर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इनको फटाफट डिस्कस करें। ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।